Hello everyone, my name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Utilitarian IAS. Friends, आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो इंडिया में एस्टेब्लिश की गई हैं और जो एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो है वो काम करती है। अब ये काम कई तरह का हो सकता है, ये काम एडवाइजरी भी हो सकता है, ये काम रेगुलेटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो आज कुछ ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करने वाला हूँ जिनमें से कुछ प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड, Central Zoo Authority, National Biodiversity Authority, the State Biodiversity Boards, Wildlife Crime Control Bureau, National Lake Conservation Plan, Wildlife Trust of India, National Ganga River Basin Authority and National Lake Conservation Plan। तो ये कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हम लोग जो है इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर चुके हैं, कुछ एक्ट्स के बारे में मैं बात कर चुका हूं काफ़ी डिटेल में, कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियो को मिस किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो। और ये पूरी एनवायरनमेंट की सीरीज़ जो हमारी चल रही है आप उसको पूरा देख सकते हो, क्योंकि अभी ये पूरी सीरीज़ खत्म होने वाली है, तो ऑलमोस्ट पूरी बुक हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है यहाँ पे। कोशिश की हम लोगों ने कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे हम लोग करंट अफेयर भी ज़रूर ऐड करें, लेकिन करंट अफेयर के लिए हम लोग जो है सेपरेटली कुछ सेक्शन आपके लिए बना सकते हैं। तो अगर किसी ने इन वीडियोज़ को मिस किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ को जाकर ज़रूर देखें। और इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसके बाद आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा डिटेल में हो चुका है इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। बट आप इन वीडियोस के बेसिस पे जो है अपना करंट अफेयर्स जरूर प्रिपेयर रखना है। तो एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्पेशली प्रीलिम्स में, तो डेफिनेटली वो यहाँ से कवर किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी जो है दूसरी सीरीज भी चल रही है, पॉलिटी की सीरीज हमारी बहुत फेमस है, वो चल रही है, तो आप उसको भी जाके देखें। साइंस एंड टेक की सीरीज भी आप जाके देख सकते हो। और आपको एक और बताना चाहूँगा कि ये पूरी की पूरी जो भी सीरीज हैं ये यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं। तो हम आपसे 1 रुपया का भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ वीडियो ही आपको नहीं दे रहे, हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जितनी भी वीडियोस हम कराते हैं सबके नोट्स भी आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ एनिमल। वेलफेयर ऑफ एनिमल, इट्स अ स्टेचुटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मीनिंग क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी का मीनिंग होता है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, ऐसी कोई बॉडी जो किसी कानून के अंडर में बनाई गई हो। यानी कि वो जो कानून होता है वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, वो कानून जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेस प्रोवाइड कराता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी, देख नाम से ही पता चल रहा है, तो यानी कि इस बॉडी के पास एज सच कोई पावर नहीं है इंप्लीमेंट करने की, ये सिर्फ एडवाइस दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस दे सकती है, जो लोकल अथॉरिटीज होती है उनको एडवाइस दे सकती है। ठीक है, तो इट्स अ स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी। इस किस फील्ड में? ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज एंड प्रमोट्स एनिमल वेलफेयर इन द कंट्री। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1962। It was established in 1962 under Section 4 of Prevention of Cruelty to Animal Act 1960। देखा, इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये वो कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 जो इसको बेस प्रोवाइड कराता है। और श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंदले, ये यहाँ पे इनकी पिक्चर लगी हुई है। भरतनाट्यम को रिवाइव करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इंडिया में जो है 1950-40s तक आते आते भरतनाट्यम ऑलमोस्ट गायब हो चुका था, लेकिन अरुंदुले जी ने जो है भरतनाट्यम को दोबारा से इंडिया में रिवाइव किया। तो आज अगर आप जो भरतनाट्यम की ग्लोरी देखते हो इंडिया में, इट्स वन ऑफ द 7 और 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, एंड दैट क्रेडिट गोज टू श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंदले। अब आप बोलोगे सर ये तो आप भरतनाट्यम की बात कर रहे हो, लेकिन ये तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बात हो रही है। देखिए जो अरुंदुले जो जी थी, ये शी वॉज एन एनिमल लवर एंड शी वॉज ऑलवेज वेरी मच वोकल अबाउट द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। तो ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये एस्टेब्लिश हुआ है, इसमें जो है इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, शी गाइडेड द एक्टिविटीज ऑफ द बोर्ड फॉर नियरली 20 years टिल हर डिमाइज इन 1986। जब तक ये मरी, आखिरी सांस इन्होंने लिया, तब तक जो है इन्होंने
इसको गाइड किया और इनको भारत भूषण भी मिला था। ठीक है, तो शी इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। कई बार आपका आर्ट एंड कल्चर में भी इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आर्ट एंड कल्चर में। तो शी इज़ रिलेटेड टू भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए जी। तो हेडक्वार्टर जो है इसका ओरिजिनल हेडक्वार्टर वो चेन्नई में था, लेकिन अभी जो है इसका हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ पे? बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ कहाँ है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है इन हरियाणा। ठीक है, तो अभी वो शिफ्ट कर दिया गया है। द बोर्ड वॉज इनिशियली विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो शुरू में जो है इसके अंडर में था, लेकिन बाद में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जहाँ पे अभी ये रिजाइड कर रहा है। इसके फंक्शंस क्या क्या है? द नाम से ही पता लग रहा है एनिमल के वेलफेयर से रिलेटेड इसके फंक्शंस है। तो इट इसके फंक्शन में क्या आएगा? टू कीप द लॉ इन फोर्स इन इंडिया फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स अंडर constant study and to advise the state governments on the amendments to be taken by the such law from time to time। देखिए, it is talking about prevention of cruelty to animals, it is not talking about not killing the animals। दोनों में फर्क है। ये नहीं बोल रहा है कि एनिमल्स को मत मारो, है ना, डिफरेंट पर्पज के लिए, जैसे फूड के पर्पज के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि देखियो आप उनको मारो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग अलग ज़रूरतें हैं, लेकिन उनको क्रुएलिटी से मत मारो। यू नीड टू हैव अ ह्यूमेन अप्रोच। ये इसका मतलब है। जितने भी अगर आप इसके फंक्शंस और इसके एम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। देखिए सेकंड क्या कर रहा है? टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मेकिंग द रूल्स अंडर द एक्ट विद द व्यू टू प्रिवेंट अननेसेसरी पेन। देखिए इस वर्ड पे फोकस कीजिए। टू प्रिवेंट अननेसेसरी पेन और सफरिंग टू द एनिमल। It is not talking about not killing the animals. It is talking about to prevent unnecessary pain। ठीक है, अननेसेसरी पेन। और ये सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी पेन की बात ऐसे नहीं कर रहा है कि जैसे जो 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 हमारे जो बुचर हाउस होते हैं, स्लोटर हाउस जो होते हैं, ठीक है, वहां पे अननेसेसरी पेन हो रहा है। नहीं नहीं, ये सिर्फ उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर आप किसी एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हो, उस ट्रांसफर के दौरान जो है उस वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी अगर कोई क्यूरलिटी है उसको भी जो है देखा जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, किसी टेम्पो में या किसी ट्रक में जो है 10-12 गाय भैंस भर के जो है एक साथ ही लेके जाया जाता है, तो वो भी एनिमल्स के साथ क्रूएलिटी है। ठीक है, तो उसको भी अवॉइड करना है। ठीक है, सो when they are used as performing animals or when they are kept in captivity or confinement। देखिए इसका क्या मतलब है? स्पेशली ये जो है कई सारे केस आते रहते हैं साउथ इंडिया से, स्पेशली साउथ इंडिया में, स्पेशली केरला तमिलनाडु से। वहाँ पे क्या है, एनिमल्स को स्पेशली जो एलिफेंट है, एलिफेंट्स को जो है कैप्टिविटी में रखा जाता है इन सम टेम्पल्स और इन अदर कैप्टिविटी सेंटर्स। क्योंकि एलिफेंट्स को जो है वहाँ पे जो रिलीजियस पर्पस के लिए जो है यूज किया जाता है। एलिफेंट्स वगैरह को है ना, प्रोसेशंस वगैरह निकालते हैं वो लोग, वो सब करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी जो है ये ध्यान रखा जाता है कि जो ये कैप्टिविटी में, ये कंफाइनमेंट में जो एनिमल्स हैं, ये भी जो है इनके ऊपर भी किसी तरह का अननेसेसरी पेन नहीं होना चाहिए। उनके साथ भी जो है थोड़ा-सा ठीक तरह से बर्ताव होना चाहिए। इसके फंक्शन में एक और आता है टू एडवाइस गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और अदर पर्सन इन डिजाइन ऑफ द स्लॉटर हाउसेज। देखिए स्लॉटर हाउस जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे चमड़े वगैरह का काम होता है, तो स्लॉटर हाउस का डिजाइन कैसा होना चाहिए, वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी को आप अलाउ कर सकते हो, कौन सी को अलाउ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे देखी जाती हैं। टू टेक ऑल सच स्टेप्स एज बोर्ड में फिट to ensure that the unwanted animals are destroyed by local authorities whenever it is necessary to do either instantaneously or after being rendered invisible pain to the suffering। देखिए क्या होता है अनवांटेड एनिमल्स। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे कुछ अर्बन सिटीज में ना बहुत ज्यादा कुत्ते हो जाते हैं, स्ट्रे डॉग्स, और वो फिर जो आते जाते लोगों को जो है काटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, या फिर बहुत ज्यादा चूहे हो जाते हैं, या कुछ भी बहुत सारे जो अनवांटेड एनिमल्स हो जाते हैं। अब उनको जो है जो किलिंग उनकी की जाती है, ये इंश्योर किया जाता है कि उनकी किलिंग की जाए तो वो भी सेंसिबल तरीके से की जाए, है ना, सेंसिबल तरीके से की जाए। मतलब एकदम इंस्टेंटेनियस जो है उनकी डेथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो तड़प तड़प के मर रहे हैं।
तो वो क्रुएलिटी वाले फैक्टर को जो है यहाँ पे अवॉइड करना है। टू कोऑपरेट विद और टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द बॉडीज एस्टेब्लिश विद द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग अननेसेसरी पेन, ठीक है। और भी जो दूसरी लोकल बॉडीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हेल्प करना है, ठीक है। टू गिव फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस टू एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, जो कंट्री में दूसरी एनजीओज वगैरह हैं या जो लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प देता है, ठीक है, टेक्निकल हेल्प भी देता है। और जो एनिमल्स की जो मेडिकल केयर होती है, यानी दवाइयाँ वगैरह देनी होती हैं, एनिमल्स वगैरह को अटेंशन देनी होती है, उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट को उस मैटर में एडवाइस करता है, ठीक है। एजुकेशन के पर्पज़ के लिए जो है पब्लिक ओपिनियन बनाना, है ना, कि आम जनता को भी इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है लेक्चर्स, बुक्स वगैरह के थ्रू, पोस्टर्स वगैरह के थ्रू, सिनेमेटोग्राफी के थ्रू वो सब किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा जब फिल्मों वगैरह में जब मूवी स्टार्ट होती है, तो उससे पहले जो है एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा रहता है कि नो एनिमल्स आर हार्म्ड ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस मूवी, राइट। तो वो सब भी जो है इसके अंडर में ही लिखा गया है। उससे क्या होता है, लोगों का ना अवेयरनेस होता है, अवेयरनेस फैलती है लोगों में कि एनिमल्स की क्रुएल्टी नहीं करनी है, ठीक है। देखो दोबारा से फिर वही बात बोल रहा हूँ, ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता कि एनिमल्स को मत मारो या फिर आप वेजिटेरियन बन जाओ। नो, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। It is talking about that you can be vegetarian, you can be non-vegetarian, but while killing an animal for different purposes, you need to take care of the cruelty factor, है ना। Kill an animal in such a way that it is not feeling any sort of extreme pain, ठीक है। तो उस तरह से वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी, जू तो ये सब जू से रिलेटेड है, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी इज अगेन अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट इज चेयर्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर। ये इसके चेयरमैन होते हैं जो एनवायरमेंट मिनिस्टर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में इसको बनाया गया था, ठीक है। और 1973 में अगले साल ही प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, ठीक है। तो उसकी प्रोजेक्ट टाइगर की भी जो अथॉरिटी है वो यहीं से डिराइव होती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्योंकि यहीं पे हम लोगों ने अलग अलग शेड्यूल बना रखे हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, है ना। उसके अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, और ये शेड्यूल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दैट इज द थिंग। तो चेयरमैन के अलावा यहाँ पे 10 मेंबर और भी होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट अदर मेंबर्स ऑल्सो, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है किसी एनजीओ वगैरह से एक्सपर्ट्स होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, तो वो सबकी एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। और ताकि जो जू से रिलेटेड जो गाइडलाइंस होती हैं या जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनको जो है वो लिख सके, बता सके, गाइड कर सके, ठीक है। और अगर आप किसी ज़ू को, जैसे मान लो कोई भोपाल में एक ज़ू है, दिल्ली में एक ज़ू है, अगर 2 ज़ू इंडिया में डोमेस्टिकली अगर आप ज़ू में से एक एनिमल को दूसरे एनिमल को इधर-उधर से ट्रांसफ़र कर रहे हो फ्रॉम वन ज़ू टू अनदर ज़ू, तो देन ये जो गाइडलाइंस हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जो सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी इश्यू करता है। और सिर्फ डोमेस्टिकली ही नहीं, इंटरनेशनली भी। अगर आपको अफ्रीका से कोई एनिमल मंगवाना है या यहाँ से कोई एनिमल जो है अफ्रीका में ट्रांसफ़र करना है, तो वो सब भी गाइडलाइंस जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी इशू करती है एंड यू नीड टू फॉलो, ठीक है। सो वो सब का सब चीज़ें हैं। इट रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स ऑफ एंडेंजर्ड कैटेगरी। देखिए ये तो बहुत सेंसिटिव मामला हो गया ना, एंडेंजर्ड स्पीसी वाला। तो स्पेशली जो शेड्यूल 1 के अंदर में है, जैसे टाइगर हो गया है ना शेड्यूल 1 के अंदर, तो ये इनको तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो इसके लिए तो स्पेशल ही चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, इट इज़ नॉट अ रेगुलेटर एज सच, बट इट इज़ अ फैसिलिटेटर, ठीक है। रेगुलेट तो आपका जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वैसे ही रेगुलेशन हो रहा है। तो जू अथॉरिटी जो है इट्स अ फैसिलिटेटर, यानी कि अगर आप कोई भी वहाँ पे एक्टिविटी करते हो तो वो आपको फैसिलिटेट करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ज़्यादा काम इसका फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का है, गाइडलाइंस देना है, कोई टेक्निकल हेल्प देना है, कोई फाइनेंशियल हेल्प देना है, कोई टीम वगैरह की एक्सपर्टीज देना है, कोई स्किल डेवलपमेंट करना है, उस तरह की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है रादर देन रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन कम प्रोवाइड कराता है। So it provides technical help and financial assistance to such zoos which have the potential to attain the desired standard in the animal management. Primary function क्या है इसका, to grant recognition and release of the financial assistance, मतलब जिसको पैसे की जरूरत है भैया उसको ही मिलना चाहिए, वो सारे काम भी ये करता है।
इट ऑल्सो रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स ऑफ एंडेंजर्ड कैटेगरी, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। एक्सचेंज एनिमल्स बिटवीन इंडिया एंड द फॉरेन जूस, ये भी हम लोग कर चुके हैं। द अथॉरिटी ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स प्रोग्राम्स ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ जू पर्सोनल, planned breeding programs, ex situ research including बायोटेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज और ऑल दैट, ठीक है। देखिए ऑलरेडी हम लोग IUCN में कर चुके हैं, है ना, कि जो कंजर्वेशन के हम लोगों ने दो तरीके किए थे, एक किया था इन सिटू, एक किया था एक्स। इन सिटू कंजर्वेशन वो होता है जो ऑन द स्पॉट होता है, जैसे आपका नेशनल पार्क्स, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक होता है आपका एक्स सिटू में आप क्या करते हो, जो भी स्पीसीज आपको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, आप उसको जहाँ पे वो थ्रेटन हो रहा है उस एरिया से बाहर लेके आप उसको आते हो और वहां पे जाके उसको प्रोटेक्ट करते हो। जैसे जू के अंदर, जू जो है ये भी एक एक्स सिटू कंजर्वेशन का ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप एनिमल्स को लाते हो, उनको गाइड करते हो, मॉनिटर करते हो, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हो, उनको वैक्सीनेशन देते हो। जब वो अच्छा खासा ग्रो करने लगते हैं फिर आप जाके उनको वाइल्ड में, इनके जंगल में जाके उनको रिलीज कर देते हो, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी भी जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी ही रेगुलेट करता है, गाइडेंस देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो सारा काम करता है, ठीक है। अगली जो अथॉरिटी में बात करने वाला हूँ दैट इज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। National Biodiversity Authority. The National Biodiversity Authority was established in 2003 to implement India's Biological Diversity Act 2002. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में पास हुआ था। तो अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। इट इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर अ लॉ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये जो एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एनबीए को एस्टेब्लिश नहीं करता है। जो एनबीए होता है आपका, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती है, ये होती है सेंट्रल लेवल पे। उसके अलावा जो है स्टेट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज भी बनाई गई हैं, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स भी बनाए गए हैं। तो एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एसबीए, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कह सकते हो आप, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बीएमसी, ठीक है। ये सब के सब जो है इस एक्ट के अंदर में बनाई गई है। सो इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, एंड ऑटोनोमस बॉडी ऑल्सो, एंड इट परफॉर्म्स फैसिलिटेटिव, रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी बॉडी। देखिए सब काम करता है, ये फैसिलिटी भी देता है, फैसिलिटी मतलब टेक्निकल हेल्प देना, फाइनेंशियल हेल्प देना, ठीक है, वो सारे काम भी करता है। और रेगुलेटरी बॉडी भी है, यानी कि जो दूसरी बॉडीज हैं वो उनको कंट्रोल करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है। और एडवाइजरी बॉडी भी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में है, तमिलनाडु, चेन्नई, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है एनीबडी सीकिंग एनी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स on a research based upon biological source or the knowledge obtained from India has to obtain prior approval of the NB। देखिए बायो, जब हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था और जब सीबीडी हम लोगों ने किया था, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, जब सीबीडी हम लोगों ने पढ़ा था, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जब हम लोगों ने अर्थ समिट पढ़ा था, अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, ठीक है। अर्थ समिट से है दो दो तीन चीजें निकली थी। एक चीज क्या निकली थी आपका, क्लाइमेट चेंज, दूसरा निकला था आपका बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा निकला था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्लाइमेट चेंज वाले में तो आप चले गए जो क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट, कोपेनहेगन, कैनकुन एंड ऑल दैट। बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या क्या किया था, हम लोगों ने पढ़ा था सीबीडी, है ना, कन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, यहाँ पे हम लोगों ने किया था नगोया प्रोटोकॉल, है ना, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है, एची टारगेट्स, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे किया था, एची टारगेट्स। तब मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हम लोगों ने नगोया प्रोटोकॉल किया था कि होता क्या है, जैसे किसी कंट्री के अंदर वहाँ की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पे उस लोकल कम्युनिटी जो है उस कंट्री में, ठीक है, या उस पर्टिकुलर एरिया में, वो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को यूज करती है, बायोडाइवर्सिटी को यूज करती है। जैसे मैंने आपको नीम का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, नीम का एग्जाम्पल दिया, हल्दी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हल्दी जो है वो इंडिया में, या नीम जो है वो बहुत सारे कल्चर्स में बहुत समय से, लाखों सालों से यूज किया जा रहा है, हजारों सालों से यूज किया जा रहा है एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन और एज अ सोर्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। लेकिन कुछ अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, उसकी उस प्रॉपर्टी को जो है उसकी दवाई बनाई और उसको जो है अपने प्रॉफिट के लिए यूज किया, उसको पेटेंट करा लिया। तो उससे होता क्या है
किसी दूसरी कंट्री की जो लोकल नॉलेज होती है, जो वहाँ की ठीक है, ट्रेडिशनल जो नॉलेज होती है, उसका मिसयूज़ होता है, मिसयूज़ होता है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? एक तो वहाँ की बायोडायवर्सिटी, जो लोकल बायोडायवर्सिटी है, उसको कंज़र्व किया जाना चाहिए। दूसरा, अगर कोई उस नॉलेज को यूज़ करता है, उससे कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो उससे जो प्रॉफ़िट होता है वो सबको इक्वली शेयर पूरा शेयर होना चाहिए, वो बेनिफिट, राइट? तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व करने के लिए की जाती हैं, ठीक है? तो वही ये बात बोल रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है? यानी कि पेटेंट कराना बेसिकली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब पेटेंट कराना, मतलब आप कोई चीज़ को इन्वेंट करते हो, कोई खोजते हो, कोई डिस्कवरी करते हो, तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है? ताकि कोई और उसका यूज़ ना कर सके। तो अगर कोई आदमी कोई आपकी लोकल बायोडायवर्सिटी का यूज़ करके, कोई लोकल रिसोर्स की नॉलेज का यूज़ करके अगर कोई पेटेंट कराता है, तो वो सारे काम भी जो है एनबीए देखता है, ठीक है? एनबीए देखता है, और अगर कोई ऐसा करा लेता है, तो उससे जो बेनिफिट होगा, वो सबको जो है शेयरिंग मिलना चाहिए। जैसे अगर कोई मान लो नागालैंड में कोई लोग हैं, अब नागालैंड में मान लो कोई पेड़ है, उस पेड़ से कोई जो है सपोज़ करो उस पेड़ से जो है वो गैस ठीक हो जाती है, अगर किसी को एसिडिटी है, और वो लोग उसका यूज़ करते हैं बहुत साल से। और अगर कोई कंपनी, कोई अमेरिकन कंपनी, कोई कोई और कंपनी जो है, उस पेड़ से को उसका यूज़ करके उससे मेडिसिन बना लेती है और उसे मार्केट में जो है पेटेंट करा लेती है, और उस पेटेंट को जो है वो दुनिया भर में मार्केट करती है, बेचती है एज़ अ एंटी एसिड कैप्सूल और टैबलेट, ठीक है? लेकिन उसने वो कहाँ से चुराया है? वो नागालैंड से चुराया है। इट इज़ कॉल्ड बायोपायरेसी, ठीक है? तो अगर कोई कंपनी इस तरह का रिसर्च करना चाहती है इंडिया में लोकली, ठीक है? तो उसकी परमिशन उसको किससे मिल लेनी पड़ेगी? एनबीए से लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो एनबीए जो है वो सारे एस्पेक्ट को देखता है कि कोई कौन-सी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके रिसर्च कर रही है, किस चीज़ पे रिसर्च कर रही है, क्या रिसर्च कर रही है, अगर क कौन से कल से उसको प्रोडक्ट बनाती है, तो वो उसका कैसे जो है पेटेंट कराती है। अगर वो पेपेंट पेटेंट करा लेती है, उससे उसको बेनिफिट होता है, तो क्या वो बेनिफिट हमारे यहाँ पे लोकल जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो करती है। तो फॉर एन्श्योरिंग इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, तो बेनिफिट सबको मिलना चाहिए भैया, अदरवाइज तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, ठीक है, एनबीए एस्टेब्लिश करने का। तो इट एंश्योर्स प्रोटेक्शन टू द नॉलेज ऑफ द लोकल पीपल रिलेटिंग टू बायोडाइवर्सिटी थ्रू मेजर सच एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच नॉलेज। देखो वही चीज मैंने आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर आप किसी लोकल नॉलेज के रिसर्च का यूज कर रहे हो, किसी लोकल नॉलेज का यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अपनी रिसर्च रजिस्टर करानी पड़ेगी, ठीक है? और क्या फंक्शन हो सकते हैं इसके? इट मे एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबल यूज, जो कंपोनेंट्स बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। एडवाइस द स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है, ठीक है? अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया जो है उस स्टेट में ये एक हेरिटेज साइट बन सकती है, ठीक है, तो उसके जो रिलेटेड जो एडवाइस है वो भी एनबीए से ही उसको लेनी पड़ती है, ठीक है? The National Biodiversity Authority may, on behalf of the central government, take any measure necessary to oppose the grant of intellectual property rights to any country outside of India. मतलब अगर ये चाहे, अगर एनबीए चाहे, तो अगर कोई पर्सन लोकल रिसोर्सेज पे रिसर्च करके कल को पेटेंट कराना चाहता है, तो ये उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है? ये भी है इसके पास अथॉरिटी। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की जो अथॉरिटी है वो भी एनबीए के जैसी ही है, लेकिन वो थोड़ा सा कम लेवल पे है, ठीक है? तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है, एसबीबी, एसबीबी लिख लेना यहाँ पे। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो दे रेगुलेट बाय ग्रांटिंग द अप्रूवल्स ऑफ अदर रिक्वेस्ट फॉर द कमर्शियल यूटिलाइजेशन द बायो सर्वे और द बायो यूटिलाइजेशन। देखो वही बात वो बार बार कर रहा है, ठीक है, कि अगर लोकल नॉलेज का यूज करना चाहते हो तो पहले स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको नेशनल बोर्ड अथॉरिटी की, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? वो तो वही बात चीजें बार बार घुमा फिरा के बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है? देखिए नाम से ही पता चल जाता है बहुत सारी चीजों का। तो इट इज टॉकिंग अबाउट द क्राइम, और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कैसा क्राइम हो सकता है? इलीगल किलिंग हो सकती है ना? इलीगल किलिंग हो सकती है, जिसे हम लोग पोचिंग भी कहते हैं, पोचिंग, ठीक है? तो वाइल्ड लाइफ की पोचिंग की जाती है, जैसे टाइगर का करते हैं लोग, है ना, पेंगोलिन का करते हैं, एलिफेंट्स का करते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स को जो है इलीगली मारा जाता है फॉर द ट्रेड पर्पज। तो उसको क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम
कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, अगेन इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी मींस इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर सम लॉ, और वो कौन सा लॉ है, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, इस एक्ट को जो है 2007 में अमेंडमेंट किया गया था स्पेशली टू एस्टेब्लिश वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए जो है इस एक्ट को स्पेशली 2007 में अमेंडमेंट किया गया था। और एक इसके अंडर में आता है, एक आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और कुछ रीजनल हेडक्वार्टर भी हैं इसके, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एटसेट्रा। ठीक है, तो आप देख लेना क्या क्या फंक्शन है इसका, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। इसका फंक्शन है टू कलेक्ट एंड कोलेट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम। इंडिया में अगर कहीं पे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं और वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइज का मतलब यह है कि दे आर डन अंडर अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, एक हायरार्की होती है, जैसे आपकी कोई ऑफिस होता है, कोई कंपनी होती है, उसमें हायरार्की होती है, तो इट्स ए ऑर्गेनाइज्ड कंपनी। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है प्रॉपर तरीके से, हायरार्किकल वे में एस्टेब्लिश है सब कुछ वहां पे, तो उसकी इंटेलिजेंस जो है गैदरिंग करने का काम इसका है। जैसे क्राइम बोर्ड, जैसे सीबीआई होता है ना, जैसे आईबी होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे रॉ होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो वो लोग भी इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, बाद में एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो पहले इंटेलिजेंस गैदरिंग करने का काम इसका है। और अगर इसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही है, वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन किसको देता है, ये कंसर्न डिपार्टमेंट को देता है, कंसर्न स्टेट को देता है, ताकि वो पुलिस को देंगे या कोई और वहाँ पे एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं। ठीक है, ताकि वो क्राइम को रोकने के लिए एफर्ट्स ले सकें। ठीक है, इट तो इसका काम ये भी है टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम बैंक, डेटा बैंक। ठीक है, तो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, वेरी लार्ज कंट्री and very biodiversity rich country also, and a lot of crimes related to biodiversity they take place on daily basis, right? तो किसका कहाँ क्या हो रहा है पता नहीं चलता, कौन से स्टेट में क्या एक्टिविटी हो रही हैं, कितना क्राइम हुआ है, कितना क्राइम सोल्व हुआ है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एक जो है सेंट्रलाइज्ड डेटा बनाना है, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड, ताकि सबकी एक्सेस जो है आप एक जगह से कर सको। ठीक है, it also assists international organization and foreign authorities to facilitate वाइल्ड लाइफ कंट्रोल। ठीक है, कोई इंटरनेशनली अगर कोई एक्टिविटी हो रही है इससे रिलेटेड, तो वो सारे काम भी यही देखता है। इट ऑल्सो असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स टू एंश्योर सक्सेस इन प्रोसिक्यूशन रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। ठीक है, अगर हमने किसी पर्सन को पकड़ लिया है जो वाइल्ड लाइफ क्राइम करता था, उसका प्रॉपर तरीके से ट्रायल चले, उसको सजा मिले, वो सारी सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो ये सब करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। उसके अलावा एक हमारे पास आता है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, NLCP। ठीक है, तो ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में ही आता है। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान सिंस 2001। ठीक है, तो भैया इसका सारा काम हो गया कि लेक्स को प्रिजर्व करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए वहीं पे जो दोबारा से बड़ी बड़ी बातें कर रखी हैं, प्रिवेंशन ऑफ द पोल्यूशन, पब्लिक अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, इको डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक इंटरफेस, तो ये तो सेम रिपीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इन सिटू मेजरमेंट करना है, कैचमेंट एरिया को ट्रीट करना है प्रॉपरली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में इंक्लूड की गई हैं। अगला हमारे पास आता है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, तो ये एस्टेब्लिश की गई थी आपके 2009 में। हालांकि इसको अभी तो बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया है, बट 2009 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। ठीक है, किसके अंडर में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में इसको किया गया था। ठीक है, तो एनबीए इज अ प्लानिंग, फाइनेंसिंग, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, सारा काम करती है भैया ये, प्लानिंग भी करती है, फाइनेंसिंग भी करती है, मॉनिटरिंग भी करती है, कोऑर्डिनेशन भी करती है स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है, बिकॉज गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत सारी इंटर स्टेट रिवर है ना, तो अलग अलग स्टेट में जो है वो फ्लो करती है, तो सारे के सारे स्टेट्स के बीच में, सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। वो काम भी यही करती है। प्राइम मिनिस्टर जो है जी इसका एक्स एफिशियो चेयरमैन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है,
उसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो जिन जहाँ से गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज पास होते हैं, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और दो दूसरे स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ के सीएम भी जो हैं इसके पार्ट होते हैं। इसका काम क्या है? इफेक्टिवली अबेटमेंट ऑफ द पोल्यूशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिवर गंगा, ये इसका मेन काम है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है वो। तो पावर और फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान, मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे डैम वैम बना के सारा पानी ही रोक लिया। अरे भैया, कम से कम मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो तो होना चाहिए, है ना, ताकि गंगा का जो मिनिमम बैलेंस तो बना रहे कम से कम। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पानी को यूज मत करो, उसको खुला छोड़ दो, नहीं। नेचुरल रिसोर्स है, आप उसका यूज करना चाहिए और करते भी हैं। तो ये उसको यूज करने से मना नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि आप इसको यूज करो, डैम बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, डजेंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट एक मिनिमम फ्लो रहना चाहिए, ताकि जो जो एक्वेटिक लाइफ है और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट करना है, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करना है, फ्लड प्लेन्स वगैरह को ध्यान रखना है, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस करना है। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो सब किया जाता है। क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल एज अप्रोप्रिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन द वर्क्स वेस्टेड विद द गवर्नमेंट। देखिए, इसका स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो गंगा में कोई स्पेशल, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट चलाया है गंगा के पोल्यूशन को रोकने के लिए, स्पेशली जैसे मान लो आपने प्रोजेक्ट चलाया है कि गंगा के आसपास जितने गांव हैं उन सारे के सारे गांव में जो है अंडर स्वच्छ भारत मिशन हर घर के अंदर टॉयलेट होना चाहिए, ठीक। अब उसके ऊपर लिए तो बहुत खर्चा आएगा। तो वो जो पैसा है, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो फाइनेंशियल चीजें हैं, उसके लिए जो रिसोर्स जहां से आते हैं, उसके लिए एक स्पेशल जो है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल मैकेनिज्म बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है स्पेशल पर्पस मैकेनिज्म। हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे अभी पेट्रोल जो है वो 90 रुपीज पर लीटर है, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है 90.25 पर लीटर कर दिया। मतलब ये 25 पैसा जो है इसके ऊपर हम लोगों ने ऐड कर दिया। ये क्यों ऐड किया? फॉर अ स्पेशल पर्पस, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, ठीक है। इसे बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये कई तरीके हो सकते हैं इसके, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें भी यही करता है, ठीक है। तो ये सब पर्पस है। अब देखिए, नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। गंगा से रिलेटेड जो है जितने भी छोटे मोटे बड़े प्रोग्राम चल रहे थे, नमामि गंगे प्रोग्राम ने सबको खत्म कर दिया। और आप ये कह सकते हो कि सारे प्रोग्राम जो है अभी एक ही प्रोग्राम के अंदर आ गए, नमामि गंगे प्रोग्राम, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2014 विद द इनिशियल आउटले ऑफ 20,000 करोड़ रुपीज, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, मतलब बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर छोटे छोटे सारे प्रोग्राम इंक्लूड हो गए हैं। और जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी थी, जो अभी अभी हम लोगों ने किया, नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो इट रिप्लेस द नमामि गंगे रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो नमामि गंगे रिवर बेसिन अथॉरिटी को जो है रिप्लेस कर दिया गया बाय नमामि गंगे प्रोग्राम। और इसे कौन इंप्लीमेंट करता है? इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड इट्स स्टेट काउंटर पार्ट, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स, ठीक है। एक नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई। तो जो आपकी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी थी, इट वाज इसको रिप्लेस करके जो एक नई बॉडी बना दी गई, नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है। अक्टूबर 2016 में इसको क्रिएट किया गया अंडर रिवर गंगा अथॉरिटीज ऑर्डर 2016, एंड इट डिसोल्व द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एंड इट इज अगेन हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर के जो है कई सी चीजें आती हैं, जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बॉडी बायोडाइवर्सिटी, ये सब की सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर में आती हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये क्या है? इट्स एन एनजीओ। इसका काम क्या है? एनजीओ है ये, और इसका काम है टू कंजर्व नेचर, लेकिन नेचर कंजर्वेशन जो है इसका मेन काम है। एंड इट वाज फाउंडेड इन 1998
Its mission is to conserve wildlife and its habitat and to work for the welfare of the individual and wild animals. The Wildlife Trust of India is a committed to the protection of the Indian wildlife and all that. ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी बातें इसके अंदर दी गई हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना. So these are all of the organizations and authorities and boards जो वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग जो है इंडिया में काम कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए. तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं. अगली वीडियो मिलते हैं कुछ आपके को जो है नई कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशन को लेके मैं आता हूँ आपके सामने. तो आप उस वीडियो को ज़रूर ज़रूर देखिए.